हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है, 2 है, 6, 12, 20, 30, 42, 56। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। ठीक है, जब भी देखिए सीरीज का प्रश्न मिले ना, तो एक चीज़ आप लोग देखा करिए कि सीरीज बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में। इस सीरीज को देखेंगे तो बढ़ते क्रम में सीरीज है कि नहीं, बढ़ते क्रम में है, बिल्कुल है। और जब भी कोई सीरीज बढ़ते क्रम में होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता है। कब ऐड होता है, जब क्या होता है, कब ऐड ऐसा होता है, तो जब देखेंगे किसी भी दो संख्या को पकड़ के देखेंगे, जैसे 2 और 6 को हमने देखा, या फिर 12 और मैंने 20 को देखा। ठीक है, तो इनके बीच जो डिफरेंस है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 8 का डिफरेंस रहा है, ठीक है, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस रहा है। तो आप डिफरेंस से ही देख करके पता चल जा रहा है कि कुछ ऐड हो रहा है और बढ़ते हुए क्रम में ऐड होगा। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि क्या है, इंक्रीजिंग आर्डर में सीरीज है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इसमें ऐड हो रहा है। 2 में क्या ऐड कर दें कि 6 आ जाए। अगर +4 ऐड कर देंगे 2 में तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 6 में क्या ऐड कर दें कि 12 आ जाए। अगर +6 ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 में क्या ऐड कर दें कि 20 आ जाए। अगर +8 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 20, बिल्कुल आ जाएगा। और 20 में क्या ऐड करें कि 30 आ जाए। अगर +10 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। और 30 में क्या ऐड करें कि 42 आ जाए। अगर +12 ऐड कर देंगे तो 42 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 42 में क्या ऐड करेंगे, 56 आ जाए। अगर हम लोग क्या ऐड कर दें, 14 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। क्योंकि 42 ऐड करके देख लीजिए, 42 में क्या ऐड करें कि आपका 10, 12 ऐड किए, 14, 14 का मतलब कितना आ जाएगा आपका 42, 30, 10, 40, तो 42। और 42 में ये ऐड करेंगे 4, 2, 6, 5, 1, 6। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। क्योंकि 42 में 14 ऐड करके देखिए, 40, 10, 50, 50, 6, 56। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि हर बार हमने 2 ज़्यादा ऐड किया है। 4 पहले ऐड किया था, उसके बाद 4 में 2 ज़्यादा ऐड किया, 6 ऐड किया, 6 में 2 ज़्यादा 8 ऐड किया, 10 में 2 ज़्यादा 12 ऐड किया, 12 में 2 ज़्यादा 14 ऐड किया। तो अगली बार जो मैं संख्या ऐड करूंगा ना, कितना ऐड करूंगा, +16 ऐड करूंगा। किसमें, 56 में। और 56 में जब +16 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 6, 12 हो गया, 5, 1, 6, 7, यानी 72 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, 72 आएगा। और 72 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है 4:19, तो बताना है 7 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी में तो एक प्रश्न ऐसा बनता ही है, एक प्रश्न इस टाइप का जरूर आता है। ठीक है, और बेहद ही कहें तो कठिन प्रश्न होता है। कठिन इसलिए होता है ना, क्योंकि कई दफ़ा हम समझ नहीं पाते हैं। जो करने का इसको तरीका होता है सिंपल सा, हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पे जो 2 पेयर की संख्याएं दी गई होती है ना, यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 और 19 दिया है। एक कैसे संबंधित है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। जो संबंध, जो लॉजिक 4 और 19 में मिलेगा, वही लॉजिक, वही संबंध 7 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक बात लेकिन आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि 4 से हम 19 भी बना सकते हैं और 19 से हम 4 बना सकते हैं। मतलब वाइस वर्सा रिलेशन निकाला जा सकता है, यह ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो छोटी संख्या होती है ना, उसी से बड़ी संख्या आती है। अब देखिए, 4 से बड़ी संख्या क्या बन रही है, 19 बन रही है। तो क्या कर सकते हैं, 4 से बहुत बड़ी संख्या 19 बन रही है। तो 4 में अगर हम लोग क्या कर दें, 4 में अगर क्या कर दें, कुछ ना करें, 4 का हम लोग स्क्वायर कर दें। अगर हम लोग क्या कर दें, 4 का स्क्वायर कर दें तो 16 आ जाएगा। और 16 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। इसी तरह सेम यहाँ वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। 7 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और हमने यहाँ 3 ऐड किया था तो यहाँ भी 3 ऐड कर देंगे। तो 7 7 49 आ गया। और 49 प्लस जब 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 52 आ जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 52 आएगा। ओके, 52 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आए ना, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारे वीडियो को यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है प्रमोट करता है। ठीक है, अगर 100 व्यूज किसी वीडियो पे चला गया और एक भी लाइक नहीं आया ना, तो फिर वो उतना प्रमोट नहीं यूट्यूब का एल्गोरिदम करता है। अगर वहीं पे 100 वीडियो पर 10 अगर मान लीजिए लाइक आ जाता है, तो फिर उसका जो मेरा जो वीडियो है ना, उसको क्या करता है, रिकमेंड करता है। अगर कोई सर्च रीजनिंग के प्रश्नों के लिए करता है, रीजनिंग के टॉपिक से सर्च करता है, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या करता है, मेरे वीडियो को उनके सर्च में लाता है। क्यों, जब
अगर जब क्या होता है आप लोग लाइक करते हैं तब इस कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। और लाइक वगैरह नहीं आते हैं तो वही होता है 150 व्यूज आते हैं, फिर क्या होता है कि वीडियो चलना बंद हो जाता है। तो लाइक इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा सा भी अगर 2-4 मिनट भी अगर आप लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी कुछ लगे कि ठीक है सर ने मेहनत किया है तो लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। हमें विषम शब्द बताना है। 4 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द मीटर है, बी में डेसीमीटर, सी में किलोमीटर, डी में मिलीमीटर है, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में बताना है कि एक विषम है और 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, ठीक है। एमीटर की अगर बात करें ना तो एमीटर से क्या होता है तो विद्युत धारा मापी जाती है, ठीक है। किससे मापा जाता है? विद्युत धारा मापने की एक क्या होती है? इकाई होती है, एमीटर होती है, ठीक है ना। विद्युत धारा मापने की एक इकाई होती है, ठीक है, ओके। डेसीमीटर की बात करें, किलोमीटर की बात करें और मिलीमीटर की बात करें ना तो ये जो तीनों है ना ये दूरी की इकाई है, ठीक है। किलोमीटर भी दूरी की इकाई है, डेसीमीटर भी दूरी की इकाई है और मिलीमीटर भी क्या होती है? दूरी की इकाई होती है। इसलिए ये तीनों क्या हैं? एक जैसे हैं क्योंकि ये दूरी की इकाई हैं। और एमीटर क्या है? आपका विद्युत धारा मापने की इकाई है, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या है? इन चारों में विषम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रैट बराबर 40, चैट बराबर 33 तो रिटर्न बराबर क्या होगा? बेहद ही इजी प्रश्न है और इसको करने का बिल्कुल फिक्स सेट पैटर्न होता है। सिंपल सी बात आप लोग एक याद रखिएगा, जब भी ऐसा अगर आपको प्रश्न मिले ना और कहीं पर भी अगर किसी अल्फ़ाबेट के पेयर को नंबर से कोड किया जाता है ना तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है। जो अल्फ़ाबेट दिया होता है ना उसके प्लेस वैल्यू का सम होता है, उसके प्लेस वैल्यू के सम में क्या होगा? कुछ प्लस होगा या कुछ माइनस होगा, यही होता है। तो क्वेश्चन देखते बिना सोचे आपको टूट पड़ना है। आपको क्या करना है? रैट जो आपका शब्द दिया गया है इसके अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू का सम करना है। आर का कितना होता है? 18 होता है। समझाने के लिए मैं लिख के बताता हूँ, एग्जाम में बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको क्या करना है? लिखना नहीं है, ठीक है। ए का 1 होता है, टी का कितना होता है? 20 होता है, ओके। अब इनको अगर ऐड कर दें तो 20 और 20 40 39 आ गया, ठीक है। 39 आ गया, लेकिन यहाँ तो 40 दिया है। मैं बोला था ना कि इनके प्लेस वैल्यू का सम होने के बाद क्या होगा? कुछ प्लस होगा या कुछ माइनस होगा। यहाँ 40 है लेकिन सम करने पे 39 आ रहा है तो कैसे 40 आएगा? +1 कर दीजिए तो आ गया 40, बिल्कुल आ गया। सेम यही चीज़ हम लोग चैट में करके देखते हैं, क्या प्लेस वैल्यू का सम जो आ रहा है उसमें +1 ऐड करने पे 33 आ रहा है क्या? ठीक है, देख लेते हैं। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। एच का कितना होता है? 8 होता है। ए का 1 होता है। टी का कितना होता है? तो 20 होता है, ठीक है। ऐड कर लेते हैं। 8 3 11, 1 12 और 12 20 कितना होता है? 32 होता है, ओके। और 32 में क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ भी हमने 1 ऐड किया था, कितना आ गया? 33। यानी क्लियर हो गया कि प्लेस वैल्यू का सम हो रहा है और उसमें 1 ऐड करने पे क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लोग रिटर्न में कर लेंगे और अपना आंसर लाएंगे। रिटर्न में कर लेते हैं। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? अब देखिए यहाँ डायरेक्ट जोड़ेंगे, लिखेंगे नहीं। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18। ई का कितना? 5, तो 18 5 23। टी का कितना होता है? 20, 23 20 43 और 43 उसके बाद यू का 21 होता है। 43 और 21 कितना हो जाएगा? तो 40 बीट 60 64 हो जाएगा। और 64 में आर का 18 ऐड कर देंगे तो 64 और 18 कितना हो गया? तो आपका 60 और 64 उधर दे दीजिए, 20 हो गया। 80 82 आ गया, ठीक है। 82 में 14 ऐड कर देंगे एन का। 82 में जब 14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 96 आ जाएगा, ठीक है। तो 96 आ गया। अब 96 इसके प्लेस वैल्यू का सम है तो इसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने सब जगह ऐड किया था, तो इसमें एक ऐड और कर दीजिए। तो 96 + 1 बराबर 97, यानी हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 97 और 97 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 2 स्टार 7 हैज़ 1 बराबर 5 और 71 स्टार हैज़ 2 बराबर 58 तो व्यंजक 3 स्टार 6 हैज़ ए बराबर 30 में ए का मान क्या है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए जब भी किसी नंबर के बीच में साइन कोई दिया हो और इक्वल टू में नंबर हो तो इसका मतलब सिंपल सा होता है ना कि जो साइन दिया होता है ना वहाँ पे कोई ना कोई मैथमेटिक, जो आपका सिंबल दिया होता है वहाँ पे कोई ना कोई मैथमेटिकल साइन आएगा, ठीक है। जैसे 2 है, स्टार है, 7 है, हैज़ है, 1 बराबर 5, तो जाहिर सी बात है कि स्टार या तो प्लस रहा होगा या माइनस या भाग्य कुछ रहा होगा। हैज़ भी या तो प्लस माइनस भाग्य में से कुछ रहा होगा और फिर एक इक्वेशन टाइप का बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 5 के बराबर देगा, ठीक है।
सेम जो साइन आपका, मान लीजिए आपने कोई साइन पुट किया और फिर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, सेम साइन क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे। स्टार के लिए जो साइन यहाँ लगा था वही लगाएंगे, यहाँ भी हैश के लिए वही लगाएंगे। अगर आंसर आता है तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी कर लेंगे और ए का मान निकाल लेंगे। अब ये सवाल ये उठता है कि कैसे हम पता करें कि किस स्थान पे कौन सा साइन होगा, तो थोड़ा बहुत सोचना तो पड़ेगा ही। अब देखिए 2 है, स्टार है, 7 है, हैश है, 1 है, तो 5 कैसे आ सकता है? अगर 2 में से 7 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी यहाँ क्या करिए, स्टार की जगह -7, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाना है हमको, क्या लगाना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दीजिए। क्या करना है? ब्रैकेट लगाइए और हैश की जगह 1 लगाइए, बराबर 5 आ रहा है कि नहीं? 2 में से 7 में से हम 2 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस को इग्नोर करना है, ठीक है। 1 आ गया, ठीक है, डिफरेंस लेंगे 2 और 7 का तो कितना आएगा? 5 ही तो आएगा ना। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया ना। यानी इतना क्लियर हो गया कि जहाँ स्टार है वहाँ हम माइनस लगाएंगे और जहाँ है जब वहाँ गुणे लगाएंगे, और जहाँ माइनस होगा वहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ करके देख लेते हैं। 71 है, -100 है, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटू कर लेते हैं, हैच की जगह 2 बराबर 58 आना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं 71, 100 में से 71 डिफरेंस निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा, और 29 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। ओके, सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं और अपना आंसर लाते हैं जो हमसे पूछा गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे? 3, यहाँ पे -6 ब्रैकेट लगाएंगे इंटू ए इक्वल टू 30। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ डिफरेंस लेंगे 3 हो जाएगा, 3 इंटू ए बराबर कितना? 30। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया? 10। यानी ए का मान क्या होगा? 10 आएगा, और 10 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का सवाल है, अपने आप में अच्छा सवाल होता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें अगर रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाए तो ब्लड रिलेशन का प्रश्न न पूछा जाए। अगर उस एग्ज़ाम में रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है। एसएससी की बात करें तो अभी आपका सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, एमटीएस का एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है 30 सितंबर से। आप हर सेट को उठा के देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि हर सेट में एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा वैसा हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, ट्री बनाएंगे, और फिर हम अपना आंसर लाएंगे। ओरली थोड़ा करने की कोशिश कम करेंगे क्योंकि ओरली करने पर गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करेंगे। प्रदीप कहता है, कोई प्रदीप नाम का लड़का है, पी नाम का, क्या बोलता है? बोलता है कि विशाल की माँ जो है, विशाल यहाँ पे है, ठीक है, विशाल की माँ है, यहाँ माँ बना लेते हैं, विशाल की क्या है? माँ है, माँ होंगी तो माइनस रहेगा। विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी जो विशाल की माँ है ना, प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी है। प्रदीप की माँ है, यहाँ प्रदीप की भी माँ है, और प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी क्या है? विशाल की माँ है। तो प्रदीप की माँ की बेटी ये भी हो गई, और जब ये बेटी हो गई प्रदीप की माँ की, तो प्रदीप और विशाल की माँ क्या रही होंगी? भाई बहन रहे होंगे ना, है कि नहीं? भाई बहन रहे होंगे, क्योंकि बोला है ना प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी है विशाल की माँ। तो प्रदीप जो है विशाल की माँ का क्या लगेगा? भाई बहन रहे होंगे। तो हमसे पूछा क्या था कि प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है? ये जो प्रदीप है विशाल का क्या लगेगा? तो मामा ही तो लगेगा ना, क्योंकि प्रदीप की बहन का लड़का है विशाल, तो प्रदीप की बहन का लड़का है तो प्रदीप को विशाल मामा ही तो बोलेगा ना। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? मामा आ जाएगा, और मामा किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह फ्रेंच फ्रांस से संबंधित है उसी तरह डच क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा? दूसरे नंबर का सवाल है, सेम सवाल है, अंतर इतना ही है कि वहाँ पे आपका नंबर दिया था, यहाँ पे आपका शब्द दिया है। करने का सेम तरीका होता है,
इसी तरह का एक टाइप का और क्वेश्चन बनेगा जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो करने का अल्फ़ाबेट दे, नंबर दे, शब्द दे, करने का सेम तरीका होता है। जो दो पेयर के शब्द होते हैं देखते हैं कि वो कैसे संबंधित हैं, उनमें क्या लॉजिक लग रहा है। सेम संबंध सेम लॉजिक हम लोग कहाँ लगाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क और गिवन शब्द में, ठीक है, और फिर अपना हम आंसर लाते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंच और फ्रांस कैसे संबंधित हैं। फ्रांस के जो निवासी होते हैं ना, फ्रांस देश के जो निवासी होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, फ्रेंच बोला जाता है। उसी तरह किस देश के निवासी को डच बोला जाता है, तो हॉलैंड के निवासी को, हॉलैंड देश के निवासी को क्या बोला जाता है, डच बोला जाता है। वहाँ के नागरिकों को निवासियों को, जैसे भारत के नागरिकों को इंडियन बोला जाता है, अमेरिका के नागरिकों को अमेरिकन बोला जाता है, उसी तरह फ्रांस के नागरिकों को, निवासियों को फ्रेंच बोला जाता है, रहने वाले लोगों को। उसी तरह आपका हॉलैंड के निवासियों को डच बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, स्टार युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसको कई लोग ऐसे करेंगे कि 10 से 20 सेकंड लेके चले जाएंगे। मैं ऐसा एक तरीका बताऊंगा, आप कैसे कर लेंगे, 2 से 3 सेकंड में इसका राइट आंसर निकाल करके आप खाली हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा समझना आपको होगा एक चीज़। देखिए, जब भी डाइस का प्रश्न आपको मिले ना, तो थोड़ा सा डाइस को, जो डाइस दिया गया, जैसे यहाँ पे 3 डाइस दिया गया है ना, तो थोड़ा सा उसको एक बार देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। स्टार के विपरीत पूछा है ना, ध्यान से देखेंगे तो स्टार यहाँ है, तो स्टार के एडजेसेंट साइड में तीर है और इक्वल टू है, तो कभी भी स्टार के विपरीत नहीं आएंगे, यानी ऑप्शन ए तो होगा नहीं। बात सही है ना। दूसरे डाइस को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ स्टार है, स्टार के एडजेसेंट में प्लस और परसेंटेज है, तो ये भी स्टार के विपरीत आएंगे नहीं, तो ऑप्शन केवल सी बच गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी क्या होगा, एंड आएगा। स्टार के विपरीत फलक में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और मार के निकल जाएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि 2 डाइस पकड़ेंगे, एक कॉमन निकालेंगे और फिर सबका विपरीत निकालेंगे, जैसे 2 और 3 को पकड़ के करेंगे। तो हमें ऐसे नहीं करना है, चाहे डाइस 1 को करिए, चाहे डाइस 2 को पकड़ के निकालेंगे विपरीत सबका, ऐसे नहीं करना है। जब हमें दिख रहा है कि जाहिर सी बात है कि स्टार के एडजेसेंट में 2 ये साइन है, तो भाई विपरीत तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट अगर कोई चीज़ है तो विपरीत उसके फलक पे नहीं आ सकता है। तो ये लॉजिक लगा करके हमने क्या किया, एक कंसेप्ट होता है, सिंपल सी बात होती है। और एक और कंसेप्ट बनता है, कई दफ़ा क्या होगा ना कि 2 डाइस में 2 आपके फलक की संख्याएं कॉमन होंगी, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि जो तीसरा फलक होता है ना, उस पर जो संख्याएं होती हैं ना, वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान देंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है, अन्नास है, शरीफा है, रसभरी है। इन 3 शब्दों से हमको बताना है कि कौन सा डायग्राम इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर अन्नास और शरीफा की बात करें तो इनमें कोई संबंध है क्या, कोई संबंध नहीं, क्योंकि अन्नास एक फल है, शरीफा भी एक फल है। शरीफा और रसभरी में बात करें तो कोई संबंध नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शरीफा भी एक फल है, रसभरी भी एक फल है। और अन्नास और रसभरी में अगर बात करें तो कोई संबंध है क्या, नहीं है, क्योंकि दोनों फल है। तो तीनों देख रहे हैं ना, तीनों इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ें हैं, यानी तीनों फल तो हैं लेकिन अलग अलग फल हैं, तो उनमें कोई रिलेशन तो है नहीं। तो तीनों के लिए हम अलग इस तरह का, अन्नास के लिए ये बना लेंगे डायग्राम, शरीफा यस, रसभरी के लिए आर, कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा, तीनों के लिए अलग अलग। और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक बड़ा शब्द है। देखिए, अब इतना लिखा है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी को पढ़ेंगे तो आपका 5 सेकंड चला जाएगा, ठीक है। जब आप लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सीधे लास्ट में देखिए क्या दिया गया है, एक बहुत बड़ा शब्द दिया गया है और लास्ट का पढ़िए। बोला गया है कि उस शब्द का चयन करें जो बड़े शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल बोल रहे हैं ना, जो फ्लोरेसेंट शब्द दिया गया है ना, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ऑप्शन का कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन से चेक करके देख लेते हैं कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। ऑप्शन ए चेक करेंगे, सी आर यहाँ है, ई भी है, एस भी है, टी भी है, ए बन जाएगा। अब एक बुद्धिमानी हमको एक लगानी है, पता है क्या, ऑप्शन आप लोग क्रम से मत चेक करिए, रैंडमली चेक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा क्रम से चेक करेंगे तो पता चलेगा ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर, तब तो ऐसे ही 20-25 सेकंड चला गया ना। तो
इसलिए ऑप्शन ए चेक किए, तो फिर सी चेक करके देख लेते हैं। रोलर बन सकता है क्या? आर तो है, बिल्कुल है। ओ भी है, बिल्कुल है। एल है क्या? एल है। ई है क्या? ई है, बिल्कुल है। आर है क्या? नहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोलर में 2 बार आर यूज किया गया है, 2 बार आर यूज किया गया है, लेकिन आपका जो फ्लोरेसेंट शब्द दिया गया है उसमें केवल एक ही बार आर है, तो हम ऑप्शन सी के शब्द को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 2 बार आर क्यों हम यूज करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अखिल 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर सीधा चलता है। डायरेक्शन का प्रश्न है, कुछ मत देखिए, लास्ट में देखिए पूछ क्या रहा है। पूछा है कि वह अब किस दिशा में चल रहा है, डायरेक्शन बताना है, लास्ट में घूम घूम करके वो किस दिशा में जाएगा। एक बात आप सबको पता होगा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, ये बात सिंपल सी बात है, पता होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग यहाँ करते हैं। अखिल 10 मीटर पश्चिम की ओर चला, 10 मीटर पश्चिम चला देते हैं, ठीक है। और फिर बाएं मुड़कर, ठीक है, यहाँ से क्या किया, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। वह पुनः बाईं ओर मुड़कर, पुनः बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, सीधा चलता है। अब दाईं ओर 45 डिग्री घूम जाता है। यहाँ से दाईं 45 घूमने का मतलब क्या हो गया, इस दिशा में घूमेगा ना, यहाँ से 45 कुछ हमारा इधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, ठीक है, होगा ना, इधर नीचे कुछ ऐसा हो जाएगा, 45 का मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है। घूम जाता है और फिर सीधा चलता है। अब ऐसे चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देख लेते हैं किस दिशा में चल रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, कुछ ऐसे कर दूं, यहाँ पे देखेंगे, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं और ऐसे कर दूं और ऐसे कर दूं, सेम डायग्राम को, तो एक ही किस दिशा में अब चल रहा है, आपका दक्षिण और पूर्व में चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बात आप लोग नोटिस किए होंगे कि मैं जो दिया है 10 मीटर 10 मीटर, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि पहली बात की हर जगह 10 मीटर दिया है, ठीक है। और दूसरी बात, जब 10 मीटर दिया है तो सारे जो लाइन है जहाँ जहाँ बोलेगा 10 मीटर वहाँ मैं इक्वल लाइन बना दूंगा, तो ये टेंशन है नहीं कि 10 मीटर बोला है फिर 5 मीटर बोला है, इसलिए मैं कहीं भी 10 मीटर नहीं लिखा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि लास्ट में हमसे डायरेक्शन पूछ रहा है, न कि क्या पूछ रहा है, न कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, इसलिए हमारा जो नंबर दिया है ना उसका वो यूजलेस है, उसका कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है, कथन दिया गया है, कथन से हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर डायग्राम से देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कथन क्या दिया गया है, कुछ डॉक्टर राजा हैं, कुछ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, कुछ डॉक्टर राजा हैं, राजा को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फिर बोला है सभी राजा सुंदर हैं, जितने भी राजा हैं क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, सुंदर हैं, ब्यूटीफुल। निष्कर्ष क्या है, सभी डॉक्टर सुंदर हैं, सभी डॉक्टर सुंदर हैं, नहीं भैया, कुछ डॉक्टर सुंदर है ना, ये वाला बोल सकते हैं कुछ डॉक्टर सुंदर है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोला है सभी राजा डॉक्टर हैं, सभी जो राजा ये वह हैं वो डॉक्टर हैं, कैसे भैया, कुछ राजा डॉक्टर है ना, ये वाला हिस्सा कुछ राजा डॉक्टर है ना, यानी दूसरा भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न ही दो अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।